10 मिनट के शो में आज हम बात करने वाले हैं ग्लास्को कोमा स्केल के बारे में। पहले इसकी हिस्ट्री को समझते हैं, उसके बाद इसके कंपोनेंट को समझेंगे और इससे जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे बात करेंगे। तो बने रहिएगा साथ में और पूरा ध्यान से सुनिएगा। ग्लास्को कोमा स्केल सबसे इंपॉर्टेंट है कि सर इसका नाम ग्लास्को कोमा स्केल क्यों पड़ा। तो इसके लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट आएगा सर इसकी हिस्ट्री। अगर मैं इसकी हिस्ट्री की बात करूं तो ये एग्जैक्टली एक यूनिवर्सिटी का पार्ट था जिसको हम कहते हैं ग्लास्को यूनिवर्सिटी। इसी के अंदर इसको दिया गया था ग्लास्को यूनिवर्सिटी। ठीक है सर। सर कोई साइंटिस्ट भी थे क्या इसके लिए? हाँ बिल्कुल, यहाँ पे एक साइंटिस्ट हुआ करते थे, बड़े फेमस है, टिस्टेल साहब और जेनेट साहब। दो साहब हुआ करते थे, दोनों के नाम याद रखने हैं, टिस्टेल साहब, टिस्टेल एंड जेनेट। इसीलिए इसको हम लोग टिस्टेल जेनेट थ्योरी के नाम से भी जानते हैं। तो ग्लास्को कोमा स्केल का एक दूसरा नाम भी याद रहेगा, टिस्टेल जेनेट थ्योरी के नाम से भी जानते हैं। पर बेसिक तौर पे ये फेमस हुआ था ग्लास्को यूनिवर्सिटी के कारण, क्योंकि वहीं दिया गया था ये। तो सर नाम से हमें एकदम इंडिकेशन मिल गया। अगर मैं डिस्कशन करूं कि सर ये हुआ कब था ये काम, ये 1974, ये याद रखिएगा। भारत आज़ाद हुआ था 1947 के अंदर, और 47 वाले हिस्से को उल्टा कर दीजिएगा 1974, तो ऐसे याद हो जाएगा। ठीक है, ये हमसे कोई नहीं पूछेगा। फिर भी अगर हम बात करें कि सर ये दिया क्यों गया था, इसका मेन पर्पज क्या था? पर्पज था टू चेक द लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, टू चेक द लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस को चेक करने के लिए ये कोई न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन नहीं है। मेरी बात ध्यान से सुनना। कुछ लोग इसको ये कहते हैं कि जीसीएस जो है वो एक न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन है। नहीं, ये एक अपने आप में एक स्कोर पैरामीटर होता है जिसमें पता चलता है कि व्यक्ति कितना कॉन्शियस है या कॉन्शियस नहीं है। तो इसीलिए ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है कि जीसीएस का मेन प्रिंसिपल या फिर इसको दिया क्यों गया था। तो सर इसके पीछे लॉजिक था टू चेक द लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। तो याद रहेगा मेरे बच्चे। तो यहाँ पे कॉन्शियसनेस का लेवल चेक करने के लिए। तो आपसे कोई ये पूछ ले कि क्या ये एक न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन है? नहीं, नो, इट्स नॉट ए न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन, इट्स नॉट ए न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन। ये किसी तरीके का न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन नहीं है। ध्यान दीजिएगा, न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन से मतलब ये हो गया जैसे एमआरआई, सीटी स्कैन जब हम करते हैं तो किसी चीज़ का डायग्नोस करते हैं, इससे डायग्नोसिस पता नहीं चलता। इससे तो सिर्फ ये पैरामीटर हो जाता है कि व्यक्ति कॉन्शियस है या नहीं है, या व्यक्ति कोमा में है। ठीक है सर, डन, सीख गए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको स्टामा कर लेते हैं। नेक्स्ट वन, सर इसके कोई कंपोनेंट भी थे क्या? हाँ बिल्कुल, 3 कंपोनेंट इसके डिस्कवर किए गए थे। अगर मैं बात करूं तो ये कंपोनेंट जो डिस्कस किए गए थे तो उनका नाम है ईवीएम, जो हर बच्चे की जुबान पे है, टिप्स पे है। हाँ सर, ईवीएम तो हमने भी बहुत सुना है। मजेदार बात ये नहीं है, मजेदार बात ये है कि ईवीएम के अंदर कितने सारे कंपोनेंट्स हैं, कौन कौन से नंबरिंग दी गई है, ये हमें बहुत इंपॉर्टेंटली याद रखना होता है। जिसको ये याद होता है उसको जीसीएस भी याद होता है, वरना ईवीएम तो हर बच्चे को टिप्स पे है। चलो सर, ईवीएम क्या होता है और उसकी बात करते हैं अपन। ईवीएम, ईवीएम से मतलब हो गया कि पेशेंट के अंदर ये पैरामीटर्स है। आई ओपनिंग, हमें पेशेंट की आई ओपनिंग चेक करनी है कि आंखें खुली हुई है, अपने आप आंखें खोल रहा है कि नहीं खोल रहा है, हमारे बोलने पे आंखें खोल रहा है क्या, या उसको दर्द देंगे तो आंखें खोल रहा है, या फिर रेस्पॉन्स ही नहीं दे रहा है, यानी वो आंखें खोल ही नहीं रहा है। ये हमें पेशेंट के पैरामीटर्स को चेक करने होते हैं। तो आई ओपनिंग के कुछ पैरामीटर्स हैं जिनको नंबर दिए गए, 4 नंबर, 3 नंबर, 2 नंबर, 1 नंबर। अगर मैं 4 नंबर पे बात करूं तो यही याद रखना है आपको कि 4 नंबर पे पेशेंट अगर ऑटोमेटिकली आंखें खोल रहा है, स्पॉन्टेनियस आई ओपनिंग, स्पॉन्टेनियस आई ओपनिंग, स्पॉन्टेनियस आई ओपनिंग का मतलब आप पेशेंट के पास पहुंचे और पेशेंट ने आंखें खोल ली तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। जैसे उसने अपने आप आंखें खोली है, कोई हेड इंजरी का केस आया सामने, जैसे एक्सीडेंटल केस आपके हॉस्पिटल में आया, आपको कॉन्शियस लेवल उसका चेक करना है, जीसीएस को चेक करना है, तो सबसे पहले आई ओपनिंग चेक करो कि वो अपनी आंखें कैसे खोल रहा है। आप पास गए और उसने आंखें खोल ली, इसको बोलते हैं अप्रोच टू द क्लाइंट। ये भी ध्यान दीजिएगा, कई बार इस नाम से नहीं आता, स्पॉन्टेनियस आई ओपनिंग की जगह ये शब्द आ सकता है, स्पॉन्टेनियस आई ओपनिंग की जगह ये शब्द आ सकता है, अप्रोच टू द क्लाइंट, अप्रोच टू क्लाइंट। क्लाइंट को अप्रोच करेंगे तो वो अपनी आंखें खोल रहा है, यानी पास गए उसने आंखें खोल ली, हमने उससे कुछ भी नहीं पूछा फिर भी उसने अपनी आंखें टिमटिमा रहा है, तो नंबर 4 देना है। डन सर, सीख गए। 3 नंबर पे क्या करना है? 3 नंबर पे याद रखना है आई ओपनिंग,
आई ओपनिंग ऑन ऑन। अब आपने कुछ पूछा, हेलो रामलाल, जैसे ही बोला आपने, बोलते ही उसने अपनी आंखें खोली। भाई पहली बार आप पास गए, उसने आंखें नहीं खोली। आपने उसके पास में जा करके देखा तो उसने अपनी आंखें अपने आप नहीं खोल रहा है। तो आपको नंबर फिर 3 पे चेक करना है। फिर कैसे करना है? आपको वर्बली उसका नाम पुकारना है और अपना आंखें वो खोल रहा है। अगर आपने नाम पुकारा और उसने आंखें खोली तो इसका मतलब आपको नंबर 3 देना है। तो नंबर 3 में क्या है? आई ओपनिंग ऑन वर्बल रेस्पॉन्स। आपने कुछ बोला, आप एक हेल्थ केयर प्रोवाइडर हैं और आपने कुछ बोला, बोलते ही उसने आंखें खोल ली, नंबर 3 देना है फटाफट। ठीक है सर, डन, सीख गए। सर 2 पे क्या करना है? यहां पे भी यह याद रखना होगा आपको, आई ओपनिंग। सर हम तो पेशेंट के पास गए तब भी उसने आंखें नहीं खोली, हमने उसको नाम से पुकारा तब भी उसने आंखें नहीं खोली, तो फिर क्या करें? अब उसको दर्द देने की बारी आ गई है। आप उसको दर्द दीजिए, यानी पेन स्टिमुलस दीजिएगा। पेन दीजिएगा, पेन दोगे तो फिर अपने, अगर वो आंखें खोल रहा है तो उसके लिए आपको नंबर देना है 2। आई ओपनिंग ऑन पेन स्टिमुलस। पहला वाला है वर्बल स्टिमुलस, यहां मैं शब्द वर्बल स्टिमुलस लूंगा। अगर आपने बोला आई ओपनिंग ऑन द वर्बल स्टिमुलस, बाहर से आपने कुछ बोला और उसने आंखें खोल ली। यहां पे लिया पेन स्टिमुलस, दर्द दिया फिर आंखें खोली। तो ये तीनों स्टेप आपको याद रखना है। अब एक बच्चा पूछता है कि सर दर्द फिर कहां पे दे? दर्द देने की 5 साइट याद रखो। एक तो है सुप्रा ऑर्बिटल रिज, ठीक है सर, इसको पकड़ के दबाना है। फिर यह ग्लाबेला, इसको दबाना है। यहाँ है ट्रेपेजियस स्क्वीजिंग, यहाँ पे एक मसल होती है ट्रेपेजियस, इसको स्क्वीज करना है, दबाना है तो दर्द होगा। 3 साइट होगी। चौथी साइट क्या है? यहाँ पे स्टर्नम रबिंग, स्टर्नल रब करोगे तब उसको दर्द होगा। और एक और है आपका पेरिफेरी के अंदर जो पेन देना है, तो यहाँ पे है पेरिफेरी में, आपको लूनुला बोलते हैं इसको। यहाँ पे अगर आपको नेल बेड को प्रेशराइज करेंगे, नेल बेड को प्रेशराइज करेंगे तो दर्द होगा, तो दर्द होगा तो आंखें खोलेगा। तो ये 5 वो साइट है जहां पे आपको स्टिमुलस देना है, और देते ही पेशेंट ने अगर आंखें खोल ली तो आपको नंबर 2 देना है। ठीक है, अगला है 1 नंबर। सर हमने तीनों स्टेप करके देख लिए, स्पॉन्टेनियस आई ओपनिंग, अप्रोच टू द क्लाइंट, हमने आई ओपनिंग ऑन द वर्बल स्टिमुलस, फिर हमने कहा आई ओपनिंग ऑन पेन स्टिमुलस, तब भी सर आंखें नहीं खोल रहा है। तो अगला है 1 नंबर पे नो रेस्पॉन्स। अगला शब्द है मेरे बच्चे नो रेस्पॉन्स। एग्री? तो ये भी याद रखना है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट, दिस द आई ओपनिंग। याद हुआ? अगले पे चलते हैं। अगला क्या है सर? अगला है वर्बल, वर्बल रेस्पॉन्स। पेशेंट वर्बल रेस्पॉन्स कैसा दे रहा है, खुद कैसे बोल रहा है, कुछ खुद की क्या बोलने की क्या ताकत है, कुछ किस तरीके से वो अपने आप को रेस्पॉन्ड कर रहा है। कैसे सर, समझाइए जरा। इसके कुछ कंपोनेंट्स दिए गए, इसके कुछ पैरामीटर्स हैं, 5 4 3 2 1। उसकी शुरुआत हमने 4 से की थी, इसकी शुरुआत हम 5 से करेंगे। तो वर्बल रेस्पॉन्स, अब पेशेंट का वर्बली चेक करना है वो रेस्पॉन्स कैसे कर रहा है। हम उसके पास गए और उससे पूछा, पेशेंट हॉस्पिटल के अंदर आया, आंखें आपने चेक कर ली है, अब उसका वर्बली चेक कर लो कि वो बोल कैसे पा रहा है। आपने पूछा हेलो हेलो रामलाल, बोले हाँ साहब, कहाँ हो? बोले हॉस्पिटल में है। क्या टाइम हुआ है? सर 4 बजे है। कौन सी जगह है? सर मैं तो जयपुर में हूं। इसके अलावा टाइम प्लेस पर्सन, तीनों चीजें अगर आराम से बढ़िया ढंग से बता रहा है, यानी आपका क्लाइंट ओरिएंटेड है। अगर ओरिएंटेड है ना तो नंबर 5 देना है। तो यहां 5 पे मेरे बच्चे शब्द लेंगे अपन ओरिएंटेड क्लाइंट, ओरिएंटेड यानी टाइम प्लेस पर्सन। अगर आपका क्लाइंट जो है वो ओरिएंटेड है, बिल्कुल बढ़िया ढंग से टाइम प्लेस पर्सन बता रहा है, तो नंबर देना है 5। ये वर्बली है, खुद ही पेशेंट बोलेगा। ये जो वर्बल है ना, किसका चेक करना है? पेशेंट का ही वर्बल रेस्पॉन्स चेक करना होता है। ठीक है सर, डन, सीख गए। ओरिएंटेड है। अब की बार फिर आपके पास एक हॉस्पिटल में पेशेंट आया, आपने चेक किया, सर वर्बली तो वो कुछ नहीं बोल रहा, थोड़ा कंफ्यूज है। हॉस्पिटल को धर्मशाला बोल रहा है, धर्मशाला को घर बोल रहा है, सुबह के 4 बजे को शाम के 5 बजे बता रहा है, अंधेरे को सुबह बता रहा है, सुबह को शाम बता रहा है। अगर इस तरीके का क्लाइंट है आपका, तो इसका मतलब है ओरिएंटेड नहीं है, वो डिसओरिएंटेड है। डिसओरिएंटेड है। डिसओरिएंटेड को हम नाम से जानते हैं कंफ्यूजन। आपका क्लाइंट जो है वो कैसा है मेरे बच्चे? कंफ्यूज्ड है। डन,
इतना सीख गए, ठीक है सर। सर अगर ऐसा पेशेंट आए जो कि ना तो वर्बली बोल रहा है और ना वो कंफ्यूज है, अजीब से शब्द इस्तेमाल कर रहा है जो समझ ही नहीं आ रहे हैं, तो सर उसको नंबर 3 देना है, इन एप्रोप्रिएट वर्ड्स। इन एप्रोप्रिएट वर्ड्स, इन एप्रोप्रिएट वर्ड्स, ऐसे शब्द जो हमें समझ नहीं आ रहे, ता ती आ ई मैमी बा ए आ, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा, इन इज इन अप्रोप्रिएट वर्ड्स, तो उसको हमें नंबर देना है 3। सर ऐसा क्लाइंट आया है जो अजीब से साउंड निकाल रहा है, शब्द भी नहीं ले रहा है, पहले तो चलो अजीब से शब्द ले रहा था वो समझ नहीं आ रहे, तब तो साउंड निकाला है आ ई उ ए, अगर ऐसे शब्द नहीं, ऐसे साउंड निकाल रहा है, इसको बोलते हैं इनकॉम्प्रिहेंसिव साउंड, इसको बोलते हैं इनकॉम्प्रिहेंसिव साउंड। इनकॉम्प्रिहेंसिव साउंड, ऐसे साउंड जो बिल्कुल भी समझ नहीं आ सकते, पहले शब्द देखे फिर साउंड चेक किया, और अगर मान लो कुछ भी नहीं है सर, वो बोल ही नहीं पा रहा है बिल्कुल भी, तो इसके लिए हमारे पास है नो रेस्पॉन्स। नो रेस्पॉन्स के लिए 1 नंबर। तो ये नंबरिंग है आपकी 5 4 3 2 1। दिस इज द ग्लासकोमा स्किल। तो इसके 2 कंपोनेंट क्लियर हो गए, आई ओपनिंग, वर्बल रेस्पॉन्स, पेशेंट का वर्बली चेक कर लिया, बोल रहा है आराम से, ओरिएंटेड है या फिर डिसोरिएंटेड है। डिसोरिएंटेड को क्या कह सकते हैं, कंफ्यूज क्लाइंट, इन अप्रोप्रिएट वर्ड्स, फिर इनकॉम्प्रिहेंसिव साउंड, और फिर नो रेस्पॉन्स। डन, ये सारे स्टेप टू स्टेप चेक कर लिए, वर्बल हो गया। सर इसके बाद में क्या है, इसके बाद में है हमारे पास मोटर रेस्पॉन्स। ये देखिएगा कि व्यक्ति हाथ पैर हिला रहा है कि नहीं हिला रहा है, मोटर रेस्पॉन्स, पेशेंट का मोटर रेस्पॉन्स चेक करना है, ये भी पेशेंट का मोटर रेस्पॉन्स। नंबर क्या देंगे सर, इसमें नंबर थोड़ी ज्यादा है, 6 5 6 5 4 3 2 1। शुरुआत में हमने 4 3 2 1 से की, फिर 5 4 3 2 1, और अब की बार हमारे सामने नंबर है कौन सा, 6 5 4 3 2 1। याद रहेगा। सर इसके अंदर क्या खास बात है, इसके अंदर देखो 6 नंबर पे हमें मोटर चेक करना है, 6 नंबर पे मोटर चेक करना है, ये सब मोटर के हैं, व्यक्ति के हाथ पैर ढंग से हिल रहे हैं कि नहीं हिल रहे हैं, मोटर रेस्पॉन्स। एक एक्सीडेंट का केस हॉस्पिटल में आया, आपने देखा कि यार पेशेंट अपने आप हाथों पैरों को बढ़िया मूवमेंट दे रहा है ना, तो इसके लिए हमारे पास हमने कहा कि सर पेशेंट को कहा हेलो रामलाल हाथ ऊपर करो, हेलो श्यामलाल हाथ ऊपर करो। अगर उसने कहा वैसा, जैसा हमने कहा वैसा उसने किया, तो इसको बोलते हैं ओबे कमांड, इसको बोलते हैं ओबे कमांड। ऐसी कमांड जो जैसा हमने कहा वैसा वो कर रहा है, अपने हाथों पैरों से वैसे मूवमेंट दे रहा है, इसका मतलब है दिस इज द ओबे कमांड 6 नंबर पे। ठीक है सर। सीधा सीधा अगर हम बात करें 5 नंबर पे क्या होगा सर, अब क्या करना है सर, आपके पास एक ऐसा पेशेंट आया जिसको हमने कहा कि हाथ ऊपर करो पैर ऊपर करो, तो वो नहीं कर पा रहा है, वो मोटर रेस्पॉन्स नहीं दे रहा है, तो आपको क्या करना है, उसको एक पर्टिकुलर जगह पे दर्द देंगे। तो अगर वो दर्द की जगह को लोकलाइज कर पा रहा है कि हाँ अरे क्या कर रहे हो, अगर वो अपनी दर्द को पहचान पा रहा है, इसको बोलते हैं लोकलाइज टू द पेन। एग्री ना। ओबे कमांड के बाद 5 नंबर पे आता है लोकलाइज्ड टू पेन। पेन को लोकलाइज कर रहा है, अपने हाथों को यहां पे पकड़ के ऐसे लगा रहा है, क्या कर रहे हो, दर्द हो रहा है, मतलब पहली बार में कहा हाथ ऊपर करो नहीं कर रहा है, फिर हमने दर्द दिया तो वो दर्द की जगह पहचान रहा है, इसका मतलब उस जगह पे पर्टिकुलर उस जगह पे उसकी मोटर एक्टिविटी हो रही है। ठीक है सर। लोकलाइज टू द पेन पर नंबर कितना देना है, 5। ठीक है सर। अगली बार 4 नंबर पे सर हमने सब करके देख लिया, ओबे कमांड करके देख लिया, हमने लोकलाइज भी करके देखा, पर पेशेंट लोकलाइज नहीं कर पा रहा है। अब क्या करें सर, अब की बार अगर वो दर्द के प्रति हल्का सा विड्रोल दिखा रहा है, भाई जगह तो नहीं पहचान पा रहा है, लोकलाइज टू द पेन को नहीं पहचान पा रहा है, पर जैसे दर्द दिया वहां से हटा रहा है, अपने हाथ को छिटका रहा है, अपने हाथ को छिटका रहा है, इसको बोलते हैं विड्रोल टू द पेन, इसको बोलते हैं विड्रोल, विड्रोल टू द पेन। दर्द के प्रति विड्रोल दिखा रहा है, इसको कहते हैं नॉर्मल फ्लेक्शन, अपने हाथों को नॉर्मल फ्लेक्स की तरफ ले जा रहा है, नॉर्मल फ्लेक्शन दे रहा है, दिस इज द नॉर्मल फ्लेक्शन, दिस इज द नॉर्मल फ्लेक्शन। ठीक है सर। अब धीरे धीरे स्थिति और गंभीर है, अगर ये तीनों ही नहीं कर पा रहा है, तो 3 नंबर पे जाकर के आपको चेक करना है कि अब उसका पोस्चर कैसा है, व्यक्ति का पोस्चर ऐसा है या हाथ अपने से दूर है। तो इसके लिए हमारे पास 2 शब्द हैं, पहले शब्दों पे जाओ। 3 नंबर पे आता है डीकोर्टिकेट पोस्चर, डीकोर्टिकेट पोस्चर। ये डीकोर्टिकेट पोस्चर क्या होता है सर, डीकोर्टिकेट पोस्चर से मतलब है, कोर में याद आएगा मेरे बच्चों को, यहां पे लिखा हुआ है कार,
ऐसे याद रख लो। अगर पेशेंट कार वाली पोजीशन दे रहा है, कार कैसे चलाते हो, ऐसे या ऐसे। सर कार तो हम ऐसे चलाते हैं। अगर उसके हाथ अपने बॉडी के एकदम नजदीक आ रहे हैं, एकदम एकदम धीरे धीरे नजदीक आ रहे हैं, एकदम धीरे धीरे नजदीक आ रहे हैं ना, इसको बोलते हैं डीकोटिकेट पोस्चर, कार वाली पोजीशन, ऐसे ऐसे कार, कार वाली पोजीशन, डिकोटिकेट पोस्चर। ये कोई नॉर्मल फ्लेक्शन नहीं है, ये एबनॉर्मल फ्लेक्शन है। एबनॉर्मल, हल्के फुल्के एबनॉर्मल फ्लेक्शन, ये बहुत गंभीर कंडीशन होती है। ये ध्यान देना, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। इधर नॉर्मल फ्लेक्शन लिखा है, इधर लिखा है एबनॉर्मल फ्लेक्शन, तो ये भी याद करना है आपको। ठीक है सर, डन। अगला शब्द है डीसेरिब्रेट पोस्चर, ये भी मेरे बच्चे को याद होना चाहिए। सर यहाँ पे है डीकोटिकेट के बाद डी सेरिब्रेट पोस्चर, ये डीसेरिब्रेट पोस्चर है। सर इसमें क्या होता है, इसमें फ्लेक्शन था, इसमें एक्सटेंशन, ई ई ज्यादा आ रहा है, देखो ई आ रहा है, ई आ रहा है, ई आ रहा है, ई आ रहा है, इस ई का मतलब होता है एक्सटेंशन। अब की बार बाइक वाली पोजीशन, हाथ को यूं बॉडी से दूर, यूं, अगर बॉडी से हाथों को यूं दूर ले जाता है, ये हाथों को दूर लेके जा रहा है इस तरीके से, इस तरीके की पोजीशन दे रहा है पेशेंट, तो इसका मतलब है वो हाथ सीधे हैं, तो एक्सटेंडेड हैंड है, पर ये एबनॉर्मल है, इज एबनॉर्मल एक्सटेंशन। बाइक वाली पोजीशन ऐसे याद कर लो, पहले कार वाली आ गई, अब बाइक, बाइक कैसे चलाते हैं, ऐसे चलाते हैं बाइक, तो ऐसे करके हम चला सकते हैं। तो यहां पे शब्द आएगा एबनॉर्मल एक्सटेंशन, दिस इज द एबनॉर्मल एक्सटेंशन। एक नंबर पे क्या है, एक नंबर पे अगर सर ये सब में से कुछ भी नहीं हो रहा ना, एक नंबर पे रखेंगे हम नो रेस्पॉन्स। सर पेशेंट कोई रेस्पॉन्स नहीं दे रहा, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, याद करने वाला है। ओबे कमांड, लोकलाइज टू द पेन, विड्रोल टू द पेन के लिए हमारे पास नॉर्मल फ्लेक्शन है, डिकोटिकेट पोस्चर एबनॉर्मल फ्लेक्शन, डिसेरिब्रेट पोस्चर एबनॉर्मल एक्सटेंशन, और नो रेस्पॉन्स याद रखेंगे। तो ईवीएम की कहानी ये है और उसके दिए गए पैरामीटर्स ये है। अब थोड़ा सा ध्यान से और सुनिएगा, एक छोटा सा पॉइंट और आता है इसी के अंदर। सर जीसीएस के अंदर हमने इतना तो सीख लिया, पर इसके अलावा क्या पॉइंट्स हैं, जीसीएस इंटरप्रिटेशन, पता कैसे चलेगा कि जीसीएस में हुआ क्या है, पता क्या चला हमें, जीसीएस इंटरप्रिटेशन। सर इस इंटरप्रिटेशन को याद करने के लिए छोटा सा पॉइंट याद रखिएगा। सर अगर आपका जीसीएस स्कोर जो है, अगर आपका स्कोर आता है 12 से लेकर के, अगर आपका स्कोर आता है 13 से लेकर के 15 तक, तो आपको याद रखना है कि पेशेंट आपका कैसा रहेगा, कॉन्शियस, पेशेंट आपका कॉन्शियस रहेगा, क्लाइंट आपका कॉन्शियस है। अगर 13 से 15 आता है स्कोर, तो कॉन्शियस क्लाइंट है। ठीक है सर, डन। अगर मैं कौन स्कोर आता है सर 9 से लेके 12 तक, 9 से 12 तक, तो आपका क्लाइंट है सेमी कॉन्शियस, सेमी कॉन्शियस। और अगर आपका क्लाइंट है 8 या 8 से कम, अगर जीसीएस आता है 8 या 8 से कम, तो याद रखिएगा आपका क्लाइंट जो है वो अभी अनकॉन्शियस हो चुका है, अनकॉन्शियस हो चुका है। और अनकॉन्शियस के लिए मेरे बच्चे शब्द रहेगा कि पेशेंट आपका किस में है, कोमा में है। ठीक है सर। सर अगर हमारा जीसीएस 3 से कम आए तो, अगर जीसीएस 3 से कम आता है तो ये स्थिति होती है मेरे बच्चे, 3 या 3 से कम आता है तो ये स्थिति है डीप कोमा, डीप कोमा। 3 मान के चलिए, अगर आपका स्कोर आता है 3 तो आपको कंडीशन माननी है डीप कोमा की। तो ये है आपका जीसीएस का इंटरप्रिटेशन, सबसे शानदार इंटरप्रिटेशन। 13 से 15 में क्लाइंट आपका कॉन्शियस है, 9 से 12 में सेमी कॉन्शियस है, और 8 से कम है अनकॉन्शियस है। ये केस जो होता है ये माइल्ड हेड इंजरी हो सकती है, ये मॉडरेट हो सकती है, मॉडरेट हेड इंजरी हो सकती है, और ये आपके बच्चे सीवियर केस होता है, ये बहुत सीवियर होता है, पेशेंट कोमा में चला जाता है। ठीक है, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियस। तो सीवियर ये है आपका जीसीएस, ग्लासको कोमा स्केल। और इस ग्लासको कोमा स्केल के तीनों कंपोनेंट और इसका इंटरप्रिटेशन क्लियर हुआ, यहां तक किसी बच्चे को दिक्कत? तो ये बातें अगर आपको समझ में आई हो, डेफिनेटली अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। जीसीएस का बेसिक बेसिक पॉइंट हमने क्लियर किया। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है जो मैं आपसे लोगों से शेयर करता हूं। अगर आपको ये पूछ लिया जाए, ये भी ध्यान रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। अगर क्वेश्चन आता है कि मैक्सिमम, अगर क्वेश्चन आता है कि मैक्सिमम, मैक्सिमम स्कोर ऑफ जीसीएस, तो हमेशा याद रखना है 15। अगर क्वेश्चन आता है कि सर मैक्सिमम की बजाय क्वेश्चन आता है मिनिमम, मिनिमम, मिनिमम स्कोर,
मिनिमम कितना आ सकता है, तीनों को जोड़ोगे तो लगभग आएगा 3। मिनिमम 3 होता है, मैक्सिमम 15 होता है। पर इसका सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे बेहतरीन क्वेश्चन ये आता है कि मैक्सिमम मार्क ऑफ जीसीएस, मैक्सिमम मार्क ऑफ जीसीएस, सबसे बड़ा नंबर कौन सा है जीसीएस का, 6। और अगर आता है मिनिमम मार्क ऑफ जीसीएस, मिनिमम मार्क ऑफ जीसीएस, तो आपको नंबर याद रखना है मेरे बच्चे, मिनिमम आता है 1 नंबर। तो ऐसे करके ये क्वेश्चंस बनते हैं। मिनिमम मार्क लिखा है मैंने यहाँ पे, और ऊपर लिखा है स्कोर। स्कोर वो होता है जो जोड़ने वाला होता है, मार्क वो है जो आपको एक सिंगल डिजिट नंबर वहां दिखाई दे रहा है। ठीक है मेरे बच्चे, तो ये है आपके सामने आज के क्लास में हमने सीखा जीसीएस के बारे में। अगर पसंद आया हो तो डेफिनेटली कमेंट कीजिएगा, दोस्तों को शेयर कीजिएगा। इससे भी अद्भुत हम जीसीएस और बड़े लेवल पे पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट टर्न पे इंतजार कीजिएगा अगले वीडियो का। थैंक यू टू ऑल।